बच्चों, हम कक्षा 9th की हिंदी पढ़ रहे हैं और हमारी पाठ्य पुस्तक का नाम है क्षितिज। हम काव्यखंड पढ़ रहे हैं। काव्यखंड के अंतर्गत अध्याय है 12 और हम आज तक पढ़ते आए हैं संत कवियों की कविताएं। लेकिन आज हम एक ऐसे देशभक्त कवि की कविता पढ़ेंगे जिनका नाम है माखनलाल चतुर्वेदी। आज हम इसका पार्ट 1 पढ़ेंगे और उसके अंतर्गत हम कवि का परिचय पढ़ेंगे, पाठ परिचय पढ़ेंगे और कैदी और कोकिला के कुछ पद्य भाग भी पढ़ेंगे। तो देखो बच्चों, सर्वप्रथम हम माखनलाल चतुर्वेदी जी का व्यक्तित्व एवं कृतित्व दोनों के बारे में पढ़ेंगे। माखनलाल चतुर्वेदी जी थे जो क्या थे, एक देशभक्त कवि थे और अपनी कलम से इन्होंने स्वतंत्रता की ज्योत जलाई थी। तो देखो, हम इनका सर्वप्रथम व्यक्तित्व देखेंगे। माखनलाल चतुर्वेदी जी का जन्म मध्य प्रदेश के होशंगाबाद जिले के बाबाई गांव में सन 1889 में हुआ था और मात्र 16 वर्ष की जब इनकी अवस्था थी तो ये शिक्षक बन गए थे। यानी कि ये पढ़ने और पढ़ाने में इतनी इंटेलिजेंट थे, यानी इतने होशियार थे कि ये 16 वर्ष की अवस्था में ही अध्यापन कार्य कराने लग गए थे। और जब उसके बाद में इन्होंने अध्यापन कार्य को छोड़ा और प्रभा पत्रिका का संपादन शुरू कर दिया। यानी अपना अध्यापन कार्य इन्होंने कुछ समय ही किया और उसके तत्पश्चात इन्होंने प्रभा पत्रिका का संपादन शुरू कर दिया। ये देशभक्त कवि थे। कैसे कवि थे? देशभक्त कवि थे और एक प्रखर पत्रकार भी थे। इन्होंने कर्मवीर और प्रताप का भी संपादन किया। एक प्रभा पत्रिका के साथ साथ इन्होंने कर्मवीर और प्रताप, ये 2 पत्रिकाएं थी, इनका भी इन्होंने संपादन किया और सन 1968 में इनका देहांत हो गया। देखो बच्चों, ये तो इनका व्यक्तित्व था। अब हम इनके कृतित्व के बारे में जानेंगे कि इन्होंने कौन कौन सी रचनाएं लिखी। इनकी रचनाएं थी हिम किरीटनी, साहित्य देवता, हिम तरंगिनी और वेणु लो गूंजे धरा। इनकी ये प्रमुख कृतियां थी। इन्हें पद्म भूषण एवं साहित्य अकादमी पुरस्कार से भी सम्मानित किया गया। अब आप कहोगे मैडम पद्म भूषण और साहित्य अकादमी पुरस्कार क्या है? देखो, ये हमारे देश भारत के बहुत बड़े बड़े पुरस्कार हैं जो केवल उन्हीं विशिष्ट व्यक्तियों को दिए जाते हैं जो किसी विशिष्ट क्षेत्र में कार्य करते हैं। साहित्य अकादमी जो पुरस्कार है वो साहित्य के क्षेत्र में दिया जाता है कि जो साहित्य में बहुत अच्छे कार्य करता है, बहुत अच्छी रचनाएं लिखता है, उन्हें दिया जाता है। और पद्म भूषण जो है ये भी सम्मानित और बड़े विशिष्ट व्यक्तियों को दिया जाता है। तो ये भारत सरकार की तरफ से दिए जाने वाले पुरस्कार हैं। माखनलाल चतुर्वेदी की जो रचनाएं हैं वो राष्ट्रीय भावनाओं से ओतप्रोत हैं। उनकी जितनी भी रचनाएं हैं उन सब रचनाओं में देशभक्ति और राष्ट्रीय भावना मिलती है। उनमें स्वतंत्रता की चेतना के साथ साथ देश के लिए त्याग और बलिदान की भावना मिलती है। माखनलाल चतुर्वेदी की जितनी भी रचनाएं हैं उनमें क्या है, उन्होंने स्वतंत्रता की चेतना जगाई है, स्वतंत्रता की अलग जगाई है क्योंकि वे स्वयं एक स्वतंत्रता सेनानी थे। उसके साथ साथ उनकी जो कविताएं हैं उनमें त्याग, यानी देश के प्रति त्याग और देश के प्रति बलिदान की भावना दिखाई देती है। इसलिए उन्हें एक भारतीय आत्मा भी कहा जाता है। एक प्रश्न बन सकता है इस पे कि माखनलाल चतुर्वेदी को भारत की आत्मा क्यों कहा जाता है? क्यों कहा जाता है? क्योंकि उनकी कविताओं में देशभक्ति, देश के प्रति त्याग और देश के प्रति बलिदान के बारे में लिखा हुआ बहुत अधिक पाया गया है। इसके अलावा उन्होंने भारतीय आत्मा के नाम से, देखो उपनाम का अर्थ होता है यानी अपना स्वयं का नाम और उसके आगे कोई एक और नाम लगा लेना, वह उपनाम कहलाता है। तो भारतीय आत्मा इस नाम से इन्होंने बहुत सारी और कविताएं भी लिखी थी। देखो, माखनलाल चतुर्वेदी एक कवि कार्यकर्ता थे, यानी कवि होने के साथ साथ वो एक कार्यकर्ता भी थे। मतलब देश के लिए उन्होंने बहुत सारे कार्य किए। देश को आज़ादी दिलाने के लिए, स्वतंत्रता दिलाने के लिए वे स्वाधीनता आंदोलन में भी उन्होंने भाग लिया था और स्वाधीनता आंदोलन के दौरान वो कई बार जेल भी गए थे। उन्होंने भक्ति, प्रेम और प्रकृति संबंधी कविताएं भी लिखी। यहाँ भक्ति से अर्थ है उन्होंने ईश्वर भक्ति नहीं करी, उन्होंने देशभक्ति, उन्होंने देशभक्ति संबंधी कविताएं लिखी। इसके अलावा उन्होंने देश प्रेम संबंधी कविताएं लिखी और साथ ही उन्होंने प्रकृति से संबंधित कविताएं भी लिखी। आज हम जिस कविता को पढ़ेंगे वो क्या है, वो देश प्रेम से संबंधित होते हुए भी एक प्रकृति से संबंधित कविता है, यानी पक्षी है जो प्रकृति में पाए जाते हैं तो उनसे संबंधित ये कविता है। चतुर्वेदी जी की कविता में शिल्प की तुलना में
शिल्प देखो, शिल्प की तुलना में भाव को अधिक महत्व दिया गया है। अब मैंने आपको कल भाव और शिल्प दो चीज़ें पढ़ाई थी, यानी कि हर पद में दो चीज़ें होती है, एक तो होता है उसका भाव, यानी उसमें क्या भावार्थ निकल रहा है कविता का, और दूसरा होता है उसकी शिल्प योजना कैसी है, यानी तुकबंदी कैसी है, छंद है, दोहे हैं, पद है, अलंकार है। तो उन्होंने इन सब चीज़ों को छोड़ करके, शिल्प योजना को छोड़ करके भाव योजना पर विशेष ध्यान दिया है। उन्होंने परंपरागत छंदबद्धता, रचना के अनुकूलन जो शब्द है उनका प्रयोग भी किया है। छंदबद्धता जैसे कल अपन ने रसखान में पढ़े थे, यानी कि जो पीछे पीछे शब्द, जब हम एक लाइन लिख रहे हैं या कोई पंक्ति हम लिख रहे हैं तो उसमें जो पीछे का शब्द है उसी शब्द से मिलता जुलता जब नीचे वाला, दूसरी पंक्ति का जो नीचे वाला लास्ट का शब्द आता है उसे छंदबद्धता कहते हैं। यानी आपस में दोनों लाइनें हैं जो गे योग हो जाती है, यानी गाने के योग्य हो जाती है। अब देखो, हम आज का जो हम पाठ पढ़ेंगे हम उसका परिचय जान लेते हैं कि हम जो चतुर्वेदी जी की कविता है उसके बारे में हम क्या पढ़ेंगे। देखो, सबसे पहले यहाँ एक शब्द लिखा हुआ है बित्राणी, इसका मतलब होता है ब्रिटेन, यानी कि इंग्लैंड, और यानी कि अंग्रेज। ये दोनों एक ही देश के थे और ये अंग्रेज थे जो इंग्लैंड में रहते थे और ये इंडिया में व्यापार करने आए थे। क्या करने आए थे? इंडिया में व्यापार करने आए। उस वक्त हमारे भारत देश में क्या था? मुगलों का साम्राज्य था और मुगल अंग्रेज़ों के हाथ बिके और उन्होंने हमारे भारत देश को भी अंग्रेज़ों के हाथों में बेच दिया और अंग्रेज़ों ने हमारे देश को अपना उपनिवेश बना लिया। उपनिवेश का मतलब यानी कि वो इंग्लैंड के राजा थे और यहाँ आकर के भारत में राज करने लगे और भारत का जितना भी कच्चा माल था, भारत इससे पहले सोने की चिड़िया था, भारत का जितना भी कच्चा माल था वो विदेशों में जाने लगा और यहाँ से पूरा देश खाली होने लगा। इसके साथ साथ उन्होंने भारतीयों पर जो जुल्म और अत्याचार किए, उन अत्याचारों को जब सहने की एक सीमा समाप्त हो गई तो बहुत से लोग आज़ादी के लिए क्या करने लगे? तड़पने लगे और एक स्वाधीनता आंदोलन उन्होंने चलाया। उसी स्वाधीनता आंदोलन में हमारे यहाँ कवियों ने बहुत योगदान दिया। उन्होंने अपने कलम के माध्यम से लोगों में जोश भरा, लोगों में उत्साह और उमंग भरी। उनमें से ही एक माखनलाल चतुर्वेदी थे जिन्होंने क्या किया? अंग्रेजों के खिलाफ कलम तो चलाई ही चलाई, इसके अलावा उन्होंने स्वाधीनता आंदोलन में भाग लिया और इसके साथ ही वो कई बार जेल भी गए। तो उसी संदर्भ में आज ये कविता हम पढ़ेंगे। उसका पहले हम पाठ का सार देखते हैं। देखो, बित्राणी उपनिवेशवाद के शोषण तंत्र का बारीकी विश्लेषण करती कैदी और कोकिला कविता बहुत लोकप्रिय रही है। यानी हमारी कविता का नाम है कैदी और कोकिला। कोकिला से यहाँ अर्थ है कोयल। कोकिला से यहाँ अर्थ है कोयल। तो ये कविता जो कैदी और कोकिला है ये चतुर्वेदी जी की कविता है और ये बहुत लोकप्रिय रही है। ये कविता भारतीय स्वाधीनता सेनानियों के साथ जेल में किए गए दुर्व्यवहारों और यातनाओं का मार्मिक साक्ष्य प्रस्तुत करती है। ये कविता क्या कर रही है कि जितने भी भारतीय स्वाधीनता सेनानी थे जो जेलों में बंद थे उनके साथ किस प्रकार अमानवीय व्यवहार किया जा रहा था, यानी कि जो इंसानों के साथ जो व्यवहार नहीं किया जाता था वो व्यवहार उन लोगों के साथ में किया जा रहा था, उसके ये साक्ष्य प्रस्तुत करती है। तो आप देखो, कवि जेल में एकाकी और उदास है। एकाकी और उदास क्यों है? क्योंकि उसे आसपास कोई दिखाई नहीं दे रहा है, वो किसी की सूरत भी नहीं देख सकता है। साथ ही कोकिल से अपने मन का दुख, असंतोष और बित्रानी शासन के प्रति अपने आक्रोश को व्यक्त करते हुए वह कह रहा है कि यह समय मधुर गीत गाने का नहीं है बल्कि मुक्ति का गीत सुनाने का है। यानी कि जब कवि अकेला अपनी काल कोठरी में बैठा हुआ है तो बहुत एकाकी है, अकेला है और उदास है, तो वह कोयल से अपने, जब कोयल रात में कूक रही है यानी रात में अपनी आवाज़ निकाल रही है, तो कोयल से अपने मन का दुख, अपना असंतोष और जो अंग्रेजों का जो शासन है उसके प्रति अपने आक्रोश को व्यक्त करते हुए कह रहा है कि ये कोयल, ये समय मधुर गीत गाने का नहीं है, ये समय किस चीज का है? मुक्ति के गीत गाने का है। कवि को लगता है कि कोयल भी पूरे देश को एक कारागार के रूप में देखने लगती है। देखो, ये सब क्या है? ये सब कल्पनाएं हैं।
इसलिए अर्धरात्रि में वह चीख उठी है। ये सब क्या है, कवि को जब वो एकाकी और उदास अपनी काल कोठरी में बैठा हुआ होता है तो उसे अर्धरात्रि के टाइम में कोयल की कूक सुनाई पड़ती है। तो वो कूक उसको इस प्रकार लगती है मानो कि कोयल चीख रही है। कोयल कूक नहीं रही है, अपनी मधुर ध्वनि नहीं निकाल रही है, कोयल चीख रही है। क्यों? क्योंकि कोयल को भी लग रहा है कि मेरा जो पूरा भारत देश है वो कारागार में बंद है और अमानवीय यातनाएं जी रहा है। तो उसके बारे में यहाँ कवि ने बताया है। अब हम हमारी कविता कैदी और कोकिला इसको पढ़ेंगे। देखो, सर्वप्रथम आप इसे देखिए। क्या गाती हो, क्यों रह जाती हो, कोकिल बोलो तो क्या लाती हो, संदेशा किसका है, कोकिल बोलो तो। देखो, यहाँ कवि किसको कह रहा है? कवि कोयल को कह रहा है, उस कोयल को कह रहा है जो आधी रात में अपनी कुहू कुहू की आवाज़ निकाल रही है। तो वो मधुर ध्वनि भी निकलती हुई ऐसे लग रही है मानो कि कोयल चित्कार रही है या बहुत दुख भरी आवाज़ निकाल रही है। अपन इसके शब्दार्थ देखते हैं। देखो, रह जाती हो, रह जाती हो का मतलब चुप हो जाती हो। क्या हो जाती हो? चुप हो जाती हो। और कोकिल से जो यहाँ अर्थ है वो है कोयल। तो ये देखो, हम इसका सर्वप्रथम भावार्थ देखेंगे। क्या गाती हो, क्यों रह जाती हो। देखो, स्वाधीनता आंदोलन में सक्रिय भाग लेने के कवि को कहाँ जाना पड़ा? कवि को कारागार में जाना पड़ा। और जब एक रात उसे वहाँ कोयल की कूक सुनाई पड़ती है तो वह कहता है कि हे कोयल, क्या गाती हो, तुम रात में क्यों गाती हो? कोयल का टाइम तो सुबह सुबह का या शाम के टाइम गाने का होता है, लेकिन तुम रात में ही क्यों गाती हो? और तुम फिर रहकर यानी तुम रहकर कुछ क्षणों के बाद में ही तुम चुप क्यों हो जाती हो? यानी तुम एक बार गाती हो और फिर तुम वापस से चुप हो जाती हो। हे कोयल बोलो तो, कोकिल बोलो तो क्या लाती हो, संदेशा किसका है, कोकिल बोलो तो। और फिर कवि उससे कह रहा है, हे कोयल बोलो, तुम क्रांतिकारी देशभक्तों को, यानी जो जेल में बंद है, जो क्रांतिकारी देशभक्त हैं, उनके लिए तुम क्या संदेशा लेकर आई हो जो तुम बोलती हो कुछ टाइम के लिए फिर वापस से चुप हो जाती हो। स्वाधीनता संग्राम के कैदियों को तुम क्या संदेश देना चाहती हो, तुम क्या संदेश दे रही हो, इस तरह बीच बीच में बोल बोल करके चुप हो रही हो। हे कोयल, तुम स्पष्टतः बोलो, यानी तुम साफ साफ बताओ कि तुम क्या कहना चाहती हो। तुम आधी रात के टाइम इस तरह चित्कार रही हो, आधी रात के टाइम तुम कूक रही हो, तुम्हारी आवाज़ में कोई मधुर ध्वनि भी नहीं है। तो इसमें जो हमने कविता पढ़ी, इसमें विशेषता क्या है, इसमें कवि क्या कहना चाहता है? प्रस्तुत कविता में कोकिला को स्वतंत्रता पूर्वक जीवन यापन करने वाला, यानी जो कोकिला पक्षी है, कोयल पक्षी है, वो स्वतंत्रता पूर्वक जीवन यापन कर रही है, बाहर पेड़ पर बैठी है, और कैदियों के प्रति सद्भावना रखने वाले लोगों का प्रतीक बताया गया है। यानी वह स्वयं तो स्वतंत्र है, लेकिन कैदी जो स्वाधीनता सेनानी है, जो अंदर बंद है उन काल कोठरियों में, उनके लिए क्या करने वाला बताया? उनके प्रति वो सद्भावना रखने वाला प्राणी बताया है। अर्थात कोकिल क्या है? कोकिल स्वतंत्रता का प्रतीक है। हमारा नेक्स्ट है, देखो, ऊंची काली दीवारों के घेरे में, डाकू चोर बटमारों के डेरे में। मैं आपको यहाँ एक बात बता देती हूँ, मैंने आपको बताया था इनकी जो कविता है वो छंदबद्ध है। कैसी है? छंदबद्ध है। ये देखो, घेरे में और डेरे में, खाना और जाना, ये छंदबद्धता कहलाती है। समझ में आ गई? इसमें ज़्यादा अलंकार नहीं है, शिल्प भावना ज़्यादा नहीं है, लेकिन छंदबद्धता इनकी कविताओं में दिखाई पड़ती है। ऊंची काली दीवारों के घेरे में, डाकू चोरों बटमारों के डेरे में, जीने को देते नहीं पेट भर खाना, मरने भी देते नहीं तड़प रह जाना। अब देखो, इसके आप शब्दार्थ देख लीजिए। बटमारों, बटमारों का अर्थ यहाँ क्या होता है? लुटेरे, जो लूट करके खाने वाले होते हैं। डेरे में, डेरे का अर्थ है यहाँ रहने का स्थान। तो यहाँ कवि क्या कहता है? स्वयं के लिए और जेल में बंद कैदियों के लिए कवि कोकिल से कह रहा है कि ऊंची काली दीवारों के घेरे में, कि हम क्रांतिकारी देशभक्त इस जेल की ऊंची काली दीवारों के घेरे में बंद है। यानी कहाँ बंद है हम? ऊंची काली दीवारें हैं जो हमें आसपास कुछ नहीं दिखाई देता है। देखो, जहाँ स्वाधीनता सेनानियों को बंद किया जाता था वो बहुत छोटी छोटी कोठरियाँ हुआ करती थी। उन कोठरियों में बड़ी बड़ी दीवारें होती थी जिससे किसी व्यक्ति की सूरत भी उनको नहीं दिखाई देती थी। तो यहाँ कवि कह रहा है कि हम ऊंची काली दीवारों के घेरों में बंद हैं या कैद है। वस्तुतः यह क्या है? यह स्थान तो उनका निवास है, वो यहाँ तो वो रहते हैं, उनको निवास करना है देश को आज़ाद कराने के लिए। जो डाकू चोरों बटमारों के डेरे में, यानी कि ये जो जहाँ जो निवास स्थान इन
कैदियों के लिए रखा गया है, स्वाधीनता सेनानियों के लिए रखा गया है, वो निवासी स्थान एक्चुअल में है किसका? वास्तविकता में वो निवासी स्थान डाकू, चोर और लुटेरे जैसे अपराधियों का है। यानी कि हमें उस चीज़ की संज्ञा दे दी गई है, जैसे हम कोई डाकू हैं, हम चोर हैं या लुटेरे हैं या हम कोई बहुत बड़े अपराधी हैं, उस तरीके से हमें यहाँ जेलों में कैद कर दिया गया है। और जेल में क्या करते हैं? जीने को देते नहीं पेट भर खाना, यानी जेल में पेट भर के खाना नहीं देते। खाना तो देते हैं लेकिन पेट भर करके नहीं देते हैं। मरने भी देते नहीं, तड़प रह जाना, यानी कि इतना खाना देते हैं कि हम बस केवल जी सकते हैं, हमारा पेट नहीं भरता है। और हमें यहाँ क्या कर रहे हैं? हमें यहाँ तड़पा तड़पा करके मार रहे हैं, यानी ना तो हमें मरने देते हैं, हम तो यहाँ बस तड़पते रहते हैं। तो कवि की क्या है यहाँ मनोदशा व्यक्त हुई है कि हम बहुत परेशान हैं यहाँ। जीवन पर अब दिन रात कड़ा पहरा है, शासन है या तम का प्रभाव गहरा है। हिमकर निराश कर चला रात भी काली, इस समय काली माँ मई जगी क्यों आली। अब देखो आप, जीवन पर दिन रात कड़ा पहरा है, यानी हमारा जो जीवन है, कवि कह रहा है हम जो स्वतंत्रता सेनानी हैं, स्वाधीनता आंदोलन में जो लोग आगे आए थे, उनको जिनको अंग्रेजों ने जेलों में बंद किया है, उन लोगों के जीवन पर दिन रात कड़ा पहरा है। शासन है या तम का प्रभाव गहरा है। देखो तम का यहाँ अर्थ है अंधेरा। शासन है, ये अंग्रेजों का शासन है या गहरा अंधेरे का प्रभाव है। हिमकर निराश कर चला रात भी काली है, या हिमकर का अर्थ होता है चंद्रमा। कालीमा मई, कालीमा मई का अर्थ है अंधकार से व्याप्त, यानी बिल्कुल घनघोर अंधकार है। इसके अलावा आली का यहाँ अर्थ है सखी। हम इसका भावार्थ देखेंगे। देखो यहाँ क्या बताया गया है कवि के द्वारा कि जीवन पर अब दिन रात कड़ा पहरा है। यहाँ पर अंग्रेज सरकार का, यानी अंग्रेज सरकार हम पर क्या कर रही है? रात दिन कड़ा पहरा दे रही है। ना हमको पेट भर के खाना देते हैं, ना हमको जीने देते हैं, ना हमको मरने देते हैं। यानी अंग्रेजों का जो शासन है उसका प्रभाव क्या है? तम का प्रभाव गहरा है, उसका प्रभाव गहरे अंधकार के समान है। किसके समान है? गहरे अंधकार के समान है। अंग्रेज शासन का जो प्रभाव है वो केवल हम कैदियों पर ही नहीं, हमारे पूरे संपूर्ण भारत देश पर गहरे अंधकार के समान है। हिमकर निराश कर चला रात भी काली, हिमकर का अर्थ है यहाँ चंद्रमा, यानी चंद्रमा भी अब हमको निराश करके चला गया है। यानी पूर्णिमा के बाद में अमावस्या आती है, तो अमावस्या की काली रात आ गई है और चंद्रमा भी अब अस्त हो गया है। अब हम निराश होकर के क्या कर रहे हैं? उस काली रात में जी रहे हैं, क्योंकि अब तो चंद्रमा भी चला गया। पूर्णिमा की रात में चंद्रमा की चांदनी तो कम से कम हमको महसूस होती है या दिखाई देती है, लेकिन अमावस्या की रात में चंद्रमा भी अस्त हो गया है और अब हम इस काली रात में जी रहे हैं। ऐसे में हे काली कोयल, इस समय कलिमा मई जगी क्यों आली है। हे सखी, हे काली कोयल, तू जो हमारी सखी बनकर आई है, तुम क्यों जाग गई हो? तुम क्यों चित्कार कर रही हो? तुम क्यों जाग करके कूक रही हो? तो इसमें कवि क्या कहना चाहता है? इसमें कवि क्या था? एक राजनीतिक कैदी थे। जो कवि थे वो राजनीतिक कैदी थे। किस प्रकार? क्योंकि उन्होंने तो स्वाधीनता आंदोलन में भाग लिया। जो लोग देश की आज़ादी के लिए लड़ रहे थे उनको अंग्रेजों ने जेलों में डाल दिया। ना कि कवि कोई लुटेरा था, डाकू था या चोर था, लेकिन अंग्रेजों के द्वारा उनको किस प्रकार का जीवन यापन कराया जा रहा था, मानो वो कोई चोर हो, डाकू हो या लुटेरे हो। तो कवि एक राजनीतिक कैदी था, परंतु उसे चोर, डाकू आदि भयंकर अपराधी कैदियों के साथ में रखा गया था, या उन कैदियों के समान उनको रखा जा रहा था। तो बच्चों, आज हमने माखनलाल चतुर्वेदी जो कि एक देशभक्त कवि थे, उनका जीवन परिचय जाना। उसके अलावा हमने पाठ का परिचय जाना कि इस पाठ में हम क्या पढ़ेंगे। ये एक देशभक्त कविता है और जो छंदबद्ध की गई है। हम इसका बाकी के जो पद रह गए हैं वो हम अगले पाठ में करेंगे। तब तक आप इसका पाठ परिचय सुनिए। इसके अलावा चतुर्वेदी जी का जो जीवन परिचय है उसको जानिए और जितने भी पद पढ़ाए गए हैं उन्हें पुनः अभ्यास कीजिए। धन्यवाद बच्चों।